अगर चांदनी रात में मंत्रोच्चारण, कंचा और लहसुन काम ना आए तो मैं उस भूत का मार पीट कर भुर्ता बना दूंगी। मुनिया का चेहरा सीमा पर तैनात सिपाही से कम न था। हट बुद्धू, कल्लू हंस पड़ा। भूत तो एक धुएं के बादल सा होता है। उसके पैने दांत और लंबे लंबे चुभने वाले नाखून होते हैं। भूत को कोई पीट थोड़ी ही सकता है मुनिया। मुनिया ने नाक हवा में उठा के सिर्फ एक बार सुड़की, अपनी चोटियों को सिर्फ एक बार झटका और आगे बढ़ गई। उस रात उन्होंने सबके सो जाने तक का इंतजार किया और फिर दबे पांव बिस्तर छोड़कर बाग का रुख लिया। कल्लू ने बड़े चमचमाते चांद का मुआवना किया और राहत की सांस ली। दामू के कुर्ते की जेब में मुट्ठी भर लहसुन था। सरू मोती दादी के सिखाए रामबाण भूत विरोधी मंत्र को याद करती चल रही थी। शब्बो अपना जादुई कंचा लाना भूल गया था, इसलिए उसकी घबराहट हर कदम पर बढ़ रही थी और वह अंबिया भूत के आते ही 9-2-11 होने की तैयारी में था। मुनिया ने सांस भरी और उस मोटे डंडे पर अपनी पकड़ और मजबूत की जिसे वह लेकर बकरियां चराने जाती थी। बाग को तेजी से पार करते सभी के कान मंगू माली की तरफ से किसी की आहट के लिए चौकन्ने थे। वह नाले के उस पार अपने छोटे से झोपड़े में सोता था, पर वहां अंधेरा था और निश्चय ही मंगू माली सोया हुआ था। धड़कते दिल लिए वे भूतहा पेड़ की तरफ बढ़े। जैसे जैसे पेड़ पास आता गया, सब ने पूरी सावधानी से कान लगाए। बाग दुधिया चांदनी में नहाया हुआ था, जिसमें जहां तहां विकराल छाया के धब्बे हिल रहे थे। पूरा सन्नाटा था। उनके सरों के आसपास मच्छरों की भिनभिनाहट के अलावा न कोई चिड़िया की आवाज और न किसी चमगादड़ की फड़फड़ाहट। सन्नाटा सच में डरावना था। अंबिया भूत कहाँ था? जाहिर है कि वह आज रात अपने आम नहीं गिन रहा था, नहीं तो टहनियों पर उसकी सरसराहट और उसकी भयानक आवाज में 1, 2, 3, 15 तो सुनाई जरूर आता। उन सब में कल्लू पेड़ चढ़ने में सबसे माहिर था और आम के पेड़ों में तो उसे उस्तादी हासिल थी। योजना के अनुसार उसे चढ़ के निचली टहनियों से कुछ आम तोड़कर नीचे तैयार खड़े मुनिया और दामू की तरफ फेंकने थे और अंबिया भूत के देखने से पहले सर से नीचे उतर जाना था। सरू को बाग के फाटक पर पहरेदारी के लिए रखा गया था और अगर मंगू माली अपने घर से बाहर निकलता दिखे तो उसे सीटी बजानी थी। शब्बो सिर्फ कांपते हुए घुटने को संभालता दौड़ जाने की तैयारी में मौजूद था। निचली टहनियों को पकड़ता कल्लू झट उस टहनी तक पहुंच गया जो आमों से लदी हुई थी। जैसे ही वह एक आम तोड़ने वाला था, ऊपर से एक बारीक खांसी की आवाज आई और एक डरावनी आवाज हवा में तैरी। कौन है? कौन है? कौन है? कल्लू को मानो काठ मार गया। दामू ने पेड़ के नीचे अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और लहसुन को हवा में लहराया। भाग जाओ, भाग जाओ, अंबिया भूत गुर्राया। कल्लू नीचे कूद जाने को तैयार था। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। कल्लू तू जिंदा है ना? दामू ने कांपती आवाज में पूछा। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अंबिया भूत की गला खखारने की आवाज के साथ यह सुनाई दिया। मुनिया ने डंडे पर अपनी पकड़ मजबूत की और अंधेरी टहनियों की तरफ देखकर पूछा, हर बात दोहराते क्यों हो अंबिया भूत? हम बहरे नहीं हैं। अंबिया की तरफ से एक चकित सी चुप्पी आई और टहनियों की चरमराहट के साथ एक डरावनी सलेटी सफेद सी चीज ऊपर से फिसलती हुई नीचे आई। भयानक घरघराहट वाली आवाजें निकलते हुए बोली, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भागो,
दामू चिल्लाया और पलक झपकते सरू और सब्बो बाग के बाहर भागे। दामू उनके पीछे भागने को मुड़ा कि ठोकर खा के एक गड्ढे में गिर पड़ा। उसका सर चकरा गया और सांस धौकनी सी चलने लगी। कल्लू पेड़ पर से नीचे कूदा और गिर पड़ा। उसकी चप्पलें छिटक गई। जैसे अंबिया भूत की भयावह परछाई पास आती गई, कल्लू और दामू जैसे तैसे उठकर भागे। मुनिया, दामू चीखा, भाग! वह गहरी डरावनी खखारती घरघराती परछाई पास और पास आती जा रही थी। अचानक मुनिया ने दांत भींचे, अपना बड़ा सा डंडा उठाया और अंबिया भूत के ऊपर जोर से जमाया और फिर एक बार और मारा। अंबिया भूत चीखा, उफ! कल्लू और दामू जो आधा बाग पार कर चुके थे, आश्चर्य से थम गए। ये कौन था? क्या अंबिया भूत ने उफ कहा? फिर मुनिया ने अंबिया भूत को एक और डंडा लगाया। बचाओ! मंगू माली पेड़ से उतरते हुए चिल्लाया। घबराहट से उसने वह चादर भी गिरा दी जो उसने लपेट रखी थी। मुनिया, मारना बंद कर, चोट लगती है। भूत कौन है? भूत कौन है? मुनिया ने डंडा लहराते हुए विजयी भाव से उसकी नकल उतारी। ठीक है, मंगू माली खांसते हुए बोला, तू जीती। थोड़े से आम ले ले। थोड़े आम ले ले, थोड़े आम ले ले, मुस्कुराती हुई मुनिया, कल्लू और दामू ने दोहराया और पेड़ पर चढ़ने लगे। क्या सरू और शब्बो भाग गए? मुनिया ने आम तोड़ते हुए पूछा। सारा मजा तो देखने से रह ही गए। धन्यवाद।